नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 11वीं बायोलॉजी के पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा है। इसमें मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत के सामान्य लक्षण पढ़े हैं। अब हम इस अध्याय में पादप जगत को डिटेल में पढ़ते हैं। पादप जगत में जितनी भी पृथ्वी पर वनस्पतियां पाई जाती है, उन सभी को रखा गया है। अब पादप जगत में जितने भी जीव है वे सभी स्वपोषी होते हैं, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साथ ही इनका शरीर जो बना होता है यूकेरियोटिक कोशिका से बना होता है। इन यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में आपको अंतर पता है। प्रोकैरियोटिक जो है वह जो है उसमें सत्य केंद्रक और साथ ही कोशिकाओं का अभाव होता है, और वह प्रोकैरियोटिक केवल मोनेरा जगत में ही पाई जाती है। वहीं बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सत्य केंद्रक पाया जाता है, समस्त कोशिकांग पाए जाते हैं। और साथ ही प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत, जंतु जगत में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। पादप जगत में जितने भी जीव होते हैं वे सभी बहुकोशिकीय होते हैं, और ऊतक स्तर का इनका शरीर होता है। ये जो ऊतक से अंग तंत्र स्तर का हो सकता है। ये जीव जो होते हैं ये हमें सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं पादप जगत में जितने भी जीव है, तो उनकी जो कोशिका होती है, सेल जो होती है, उस सेल के चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है, मतलब कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। साथ ही इनकी कोशिका में लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं। लवक या प्लास्टिड जो होते हैं ये भोजन संचय का काम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिड में बात करें तो पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर छोटे छोटे जो है क्लोरोफिल कण, मतलब वर्णक पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल कण के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जितने भी पौधे होते हैं, इन पौधे के अंदर भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है। भोजन का संचय इनमें स्टार्च के रूप में होता है। साथ ही पादप जगत के अंतर्गत जितने भी जीव हैं इनमें प्रजनन जो है लैंगिक अलैंगिक विधि द्वारा, कायिक विधि द्वारा होता है। लैंगिक विधि में नर तथा मादा गैमीट बनेंगे। जैसा कि आप देखते हैं पुष्प के अंदर नर भाग और मादा भाग बनता है। इसके अलावा अलैंगिक विधि द्वारा जैसे कि हम गुलाब की कलम जो है उसको लगा सकते हैं। गुलाब की कलम को तोड़कर और उसे नए गमले में अगर लगाएंगे तो वह विकसित हो जाएगी। तो उसके अंदर अलैंगिक विधि, और उसे कायिक विधि के नाम से जाना जाता है, कायिक विधि होती है। अब आगे बढ़ते हैं। पादप जगत में जो है स्वपोषी पौधे तो होते ही हैं, लेकिन स्वपोषी के साथ कुछ विषम पोषी पौधे पौधे भी होते हैं, और कुछ कीटभक्षी पौधे भी होते हैं। विषम पोषी पौधों के अंदर ऐसे पौधों को रखा गया है जो अपने पोषण के लिए यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अमरबेल। अमरबेल एक विषम पोषी पौधा है, या परजीवी भी बोल सकते हैं इसको। परजीवी पौधा है। यह जो है दूसरे पौधों के ऊपर फैलता रहता है और उससे अपना पोषण लेता है और जीवित रहता है। और साथ ही खुद अमरबेल का फायदा होता है, लेकिन जिस पौधे के ऊपर यह फैलता है उस पौधे का नुकसान हो जाता है, वो पौधा सूखने लगता है। इसके बाद अगला पढ़ते हैं, जैसे कीट भक्षी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। विशेषकर ये कीट भक्षी पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब वहां पर ये अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जैसे कलश पादप, ड्रोसेरा, ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। कलश पादप में जो है एक कलश के समान संरचना पाई जाती है, जिस पर जैसे ही कीट बैठता है तो वो कलश के अंदर कीट गिर जाता है, और वह कलश पादप का जो ढक्कन रहता है वो बंद हो जाता है। इस प्रकार से कलश पादप कीटों को भक्षित करता है। पादप जगत का वर्गीकरण में हम एक फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। हमें ये सभी डिटेल में पढ़ना है। जैसे पादप जगत को दो वर्गों में बांटा गया है। अपुष्पोद्भिद वर्ग मतलब क्रिप्टोगेमी क्लास, और पुष्पोद्भिद मतलब कि फेनरोगेमी क्लास। अपुष्पोद्भिद वर्ग यानी क्रिप्टोगेमी
में ऐसे पौधों को रखा गया है जिसके जीवन काल में कभी भी पुष्प नहीं बनते, और पुष्प नहीं बनते तो इनमें बीज भी नहीं बनेंगे। तो ऐसे पौधों को जो है अपुष्पोद्भिद पौधे कहते हैं। वहीं पुष्पोद्भिद पौधे मतलब फेनरोगेमी में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनके जीवन काल में पुष्प बनता है, और पुष्प बनने के साथ ही इनमें बीज का निर्माण भी होता है। तो ये पुष्पोद्भिद पौधे हैं। अब अपुष्पोद्भिद वर्ग क्रिप्टोगेमी में जो है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन सब वर्ग में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है। थेलोफाइटा जिनका शरीर जो है थैलस के आकार का होता है, इसमें जड़ तना पत्ती नहीं होती है, थेलोफाइटा कहलाते हैं। थेलोफाइटा को फिर तीन वर्गों में बांटा गया है, शैवाल, कवक और लाइकेन। शैवाल जो है ये थेलोफाइटा में आती है। अब इसमें देखा जाए तो कवक और लाइकेन, कवक जो है इस कवक जो है स्वपोषी नहीं है, विषमपोषी है, मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन लेता है, इसलिए इस कवक को पादप जगत में नहीं रखा गया है, और इसके लिए एक अलग से जगत बनाया गया है, कवक जगत, जो कि यह पुरानी वर्गीकरण पद्धति के आधार पे इसमें कवक लिखा गया है, लेकिन कवक पादप जगत में नहीं आता है, क्योंकि कवक अपना भोजन नहीं बनाता है, दूसरे से अपना भोजन लेता है। यह जो है विषमपोषी होता है, मृतोपजीवी होता है, इसलिए कवक को हम अलग जगत कवक जगत में रखा जाता है। इसके बाद लाइकेन जो है कवक और शैवाल दोनों का मिश्रण है, इसके अंदर शैवाल और कवक दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जैसे पुष्पोद्भिद पौधे। पुष्पोद्भिद में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनके जीवन काल में पुष्प और बीज दोनों ही बनते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, नग्न बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म, आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म। नग्न बीजी में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनके बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, मतलब कि इनके जैसे फल, जैसे बीज के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है जैसे फल बनता है, वैसे इनके अंदर बीज जो है नग्न बीजी होते हैं, इनके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है। वहीं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज के चारों ओर आवरण होता है, मतलब फल में देखा ही है आपने, बीज के चारों ओर आवरण होता है। आवृत बीजी पौधों को दो भागों में बांटा गया है, एक बीजपत्री मोनोकोट और द्विबीजपत्री डाइकोट। एक बीजपत्री में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनके बीज पत्रों की संख्या एक होती है, और द्विबीजपत्री पौधों में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनके बीज पत्रों की संख्या दो होती है। जैसे एक बीजपत्री में गेहूं, मक्का, आपने देखा है इसमें एक ही बीज पत्र होता है, लेकिन द्विबीजपत्री पौधों में जैसे दो बीज पत्र होते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली। चना में दो बीज पत्र होते हैं, मूंगफली में दो बीज पत्र होते हैं। इस प्रकार से यह वर्गीकरण का एक फ्लो चार्ट है। इन सभी पौधों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपुष्पीय पादप जैसे कि इन्हें क्रिप्टोगेमी या बीज रहित पादप के नाम से भी जाना जाता है। इनके जीवन काल में कभी भी पुष्प नहीं बनता है, अपुष्पीय पादप कहलाते हैं। इन्हें तीन वर्गों में बांटा गया है, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब थेलोफाइटा के बारे में हम पढ़ते हैं। थेलोफाइटा, थेलोफाइटा जैसे नाम से स्पष्ट है, थेलस के आकार के पौधे। थेलस, थेलो मतलब थेलस और फाइटा मतलब पौधे, मतलब ऐसे पौधे जो कि थेलस के आकार के होते हैं उन्हें थेलोफाइटा पौधे कहा जाता है। इन पौधों का जो शरीर होता है वो सुकायवत होता है या थेलस के समान होता है, मतलब इनमें न तो जड़ होती है, न तना होता है, न ही पत्ती। जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है, ये तीनों ही नहीं होती है, थेलस के आकार का दिखाई देता है। इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। ये बहुकोशिकीय होते हैं, स्वपोषी से बहुकोशिकीय होते हैं, एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। स्वपोषी मतलब कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस थेलोफाइटा में एल्गी को रखा गया है, जितनी भी शैवाल है उनको थेलोफाइटा वर्ग में रखा गया है। अब हम थेलोफाइटा में शैवाल या एल्गी को रखा गया है, एल्गी के कुछ लक्षणों को पढ़ते हैं। एल्गी या शैवाल, एल्गी या शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त असहनी सुखाएवत पौधे हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के कण होते हैं जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह असहनी होते हैं, मतलब इनके अंदर सहवन ऊतक नहीं पाए जाते। कहने का मतलब है सहवन ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। इनका शरीर सुकायवत होता है, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। इस संरचना को बोलते हैं सुकायवत, जैसे इनमें ना तो कोई जड़, तना, पत्ती नहीं है। इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो और अधिक ये विस्तृत दिखाई देंगे। शैवाल का अध्ययन
बायोलॉजी की जिस ब्रांच में शैवाल का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जो है एक वैज्ञानिक का नाम आता है फ्रिज। फ्रिज जो है, फ्रिज जो वैज्ञानिक है ये फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी मतलब फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी मतलब कि भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के जो जनक है वे डीपी अयंगर के नाम से जाने जाते हैं। डीपी अयंगर भारतीय जो है शैवाल विज्ञान के जनक हैं। इसके अलावा जितने भी शैवाल होते हैं वे जलीय होते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। जलीय मतलब कि जो नदी, तालाब, पोखर में ये शैवाल पाए जाते हैं। रुके हुए जल में शैवाल ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा नम स्थानों जैसे अभी बारिश का समय में नम स्थानों पर भी शैवाल ग्रो होने लगते हैं। इनका शरीर सुखायवत होता है, स्वपोषी होते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जैसे कि पादप जगत के लक्षण में आता है। संवहन ऊतक का अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। इनमें प्रजनन जो है कायिक, अलैंगिक, लैंगिक विधि द्वारा होता है। इसके उदाहरण में आएगा क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा। ये जो है शैवाल के उदाहरण है, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा। अब हम शैवाल के कुछ डिवीजन अनुभाग के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी, इसे क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं। फियोफाइसी मतलब फियोफाइटा, रोडोफाइसी मतलब रोडोफाइटा। क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का सामान्य नाम होता है हरे शैवाल। अगर प्रश्न आ जाए हरे शैवाल किसे कहते हैं तो ये सभी लक्षण याद करके हम लिख सकते हैं। हरे शैवाल, इनमें जो है प्रमुख वर्णक, इनके अंदर क्लोरोफिल वर्णक ए और बी पाया जाता है। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है पादप कोशिका में, उसमें क्लोरोफिल वर्णक ए और बी मुख्य रूप से पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए और बी के कारण ही इनका कलर जो है हरा होता है। इनके अंदर भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है, और साथ ही इनकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इनके अंदर फ्लैजिला की संख्या जो है और उनके निवेशन की स्थिति को देखें तो इनमें 2-8 की संख्या में फ्लैजिला होते हैं, और उनकी निवेशन की स्थिति जो है समान और शीर्ष पर होती है, शीर्ष भाग पर, सिरे पर होती है। ये आवास की बात करें कहाँ पर रहते हैं तो हरे शैवाल जो है अलवणीय जल मतलब कि ऐसा अलवणीय जल जिसमें साल्ट की मात्रा नहीं हो, कुछ लवणीय जल मतलब साल्टी जहाँ पर साल्ट या नमक की मात्रा अधिक हो, और खारे जल, इनमें ये पनपते हैं, हरे शैवाल पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो अल्वा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स ये हरे शैवाल के उदाहरण हैं। इसके बाद बात करते हैं फियोफाइसी मतलब फियोफाइटा। फियोफाइटा को भूरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। भूरे शैवाल, इनमें प्रमुख वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए, सी और साथ ही फ्यूकोजेंथिन होता है। फ्यूकोजेंथिन वर्णक के कारण ही इनका कलर जो होता है भूरा होता है। इनमें भोजन जो है मेनिटोल या लेमिनेरिन के रूप में संचित होता है। इसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और एल्जिन की बनी होती है। ये पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा मतलब सेलुलोज एल्जिन जो है पॉलीसेकेराइड है। इनमें जो फ्लैजिला जो है दो, और उनके निवेशन की स्थिति देखें तो असमान और पार्श्व भाग पर फ्लैजिला पाए जाते हैं। आवास की बात करें तो फियोफाइटा जो है अलवणीय जल में और खारे जल में और लवणीय जल में पाए जाते हैं, लेकिन अलवणीय जल में फियोफाइटा बहुत कम होते हैं, मतलब मीठे पानी में कम होते हैं। इनके उदाहरण लेमिनेरिया, सार्गसम और फ्यूकस इसके उदाहरण हैं। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को रोडोफाइटा भी कहते हैं। इसे सामान्य नाम लाल शैवाल के नाम से जानते हैं। लाल शैवाल, अब इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन है। फाइकोएरिथ्रिन के कारण ही इनका रंग जो है लाल होता है। इनमें भोजन जो है फ्लोरिडियोन के रूप में संचित होता है, फ्लोरिडियोन स्टार्च के रूप में संचित होता है। इनकी सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। फ्लैजिला जो है लाल शैवाल में नहीं पाए जाते, विशेषकर अनुपस्थित होते हैं। इसके बाद आवास की बात करें तो ये अलवणीय जल, खारे जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण है गैलिडियम, पोरफायरा और कॉन्ड्रस इसका उदाहरण है।